हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा होगा उसका जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, कामागाटा कामागाटा मारू प्रकरण जो 1914 में हुआ था। देखिए 1913 में हमारा क्या हुआ था, आपका गदर पार्टी हुआ था। उसके बाद से ही हम लोग चल रहे हैं, तो आपको क्रॉनिकल वाई ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक होम रूल लीग आंदोलन है जो 1916 में हुआ था। ये आपका एनी बेसेंट है और इनका कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। और ये दो टॉपिक मेरा छूट गया था, ठीक है। एंग्लो बर्मा युद्ध जो मैं आपको देखा, देखिए जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इससे देखिए इससे एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। और एंग्लो अफगान युद्ध से तो ये दोनों को मैं इसलिए लगा दिया हूँ क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक है ना, कामागाटा मारू और होम रूल लीग आंदोलन, ये थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, तो इसलिए इसके साथ में मैं मर्ज करके लगा दिया हूँ ताकि कल से जो हमारा चलेगा गांधीवादी, ठीक है। गांधीवादी जो चरण है वो आंदोलन चलेगा, यानी थर्ड जो हमारा फेज चलेगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कल से गांधीवादी हम लोग प्रॉपर चलेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा क्लास नहीं बचा है, 5 क्लास में, ये 5 से 6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर एनिसेंट चलेंगे, ठीक है, एनिसेंट चलेंगे, फिर उसके बाद मेडिवल चलेंगे। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है क्या बोल रहा है, कामागाटा कामागाटा मारू प्रकरण 1914। तो क्या है कामागाटा मारू, ठीक है, ये पहले हम लोग जानते हैं। देखिए कामागाटा मारू क्या है, क्या था, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए कामागाटा मारू एक जापानी स्टीमर जहाज था, ठीक है। तो ये पहले याद रखिएगा, कामागाटा मारू एक क्या था, एक जापानी स्टीमर जहाज था जिसे 1914 में भारतीय यात्रियों को कनाडा ले जाने के लिए किराए पर लिया गया था। मतलब यहाँ के जो भारत के लोग थे ना, ये कहाँ जा रहे थे, कनाडा, ठीक है। कनाडा जो जाने का लिए क्या है, जो किराया पर आपका जहाज लिए थे, उसका ही नाम था क्या, कामागाटा मारू, ठीक है, स्टीमर जहाज था। ये बात आप याद रखिएगा। इस जहाज में लगभग आपका 376 भारतीय थे। कितने थे इस जहाज पे, ये जहाज पे कितने भारतीय थे, तो लगभग आपका 376 थे, ठीक है। इनमें अधिकांश पंजाब के सिख थे, ठीक है, अधिकांश पंजाब के सिख थे, कुछ मुस्लिम भी थे और कुछ हिंदू भी थे। यानी पंजाबी, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जो है हिंदू, ये सारे थे, ठीक है। उनका उद्देश्य कनाडा जाकर काम करना और बसना था। इनका उद्देश्य था ना कि ये भारत से आपका जाकर कहाँ, आपका कनाडा बसना, ठीक है। तो ये इनका उद्देश्य था। इस अभियान का जो नेतृत्व कर रहे थे, गुरजीत सिंह कर रहे थे। इनका नाम याद रखिएगा, कामागाटा मारू प्रकरण में गुरजीत सिंह का नाम फेमस है, तो ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने अभी इस अभियान का जो लोग जा रहे थे उनका क्या किया थे, नेतृत्व किए थे। ओके, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि कामागाटा मारू था क्या। तो कामागाटा मारू एक स्टीमर जहाज था जिसको किराए पर लिया गया था, भारतीयों को क्या करने के लिए, भारतीय कनाडा जाने के लिए लिया गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, गुरजीत सिंह कर रहे थे, ठीक है। तो ये, और इनमें क्या कौन थे, सिख, मुस्लिम और हिंदू थे, जिसमें अधिकांश आपका क्या थे, सिख थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके से आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, कनाडा की नस्लीय नीति थी। जो उस समय कनाडा था उसका नस्लीय नीति था, क्या था, उस समय कनाडा में एशियाई लोग के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानून था। क्या था कानून, मतलब वहाँ पे कि कनाडा में एशियाई, जो एशिया से जो भी लोग जाते थे उनके खिलाफ भेदभाव की भावना रखते थे। वही भेदभावपूर्ण एक कानून भी था। क्या था मुख्य कानून, तो कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन 1908। क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन 1908 क्या कहता है कि किसी भी प्रवासी को अपने देश से बिना रुके सीधे कनाडा आना होगा। मतलब ये कैसा नियम था कि मतलब बिना रुके, मतलब आप कहीं दूसरे जगह नहीं रुकिएगा। अगर आप भारत से निकले हैं तो आप सीधे, आप कहाँ जाइएगा, कनाडा ही जाइएगा, बीच में आपको रुकना नहीं है। भारत से कनाडा के लिए सीधी जहाज सेवा नहीं थी, पहले उस समय नहीं थी, इसलिए भारतीयों को रोकना आसान था, ठीक है। उनको रोकना क्या था, इस कानून के तहत आपका कंटिन्यूस जर्नी रेगुलेशन जो था 1908 का, उससे रोकना इनको आसान हो गया था भारतीयों के लिए। जब कामागाटा मारू मई 1914 में, ये डेट याद रखिएगा, मई 1914 में वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर याद रखिएगा, वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर पहुंचा, तो
कनाडाई सरकार ने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी। देखिए, एक तो इन लोग कामागाटा मारू जो है था एक किराए पे लिए थे और इन्होंने क्या डायरेक्ट सीधा यहाँ वैंकूवर पहुंचा, ये कहीं नहीं रुके थे, ठीक है। लेकिन तब भी कनाडाई सरकार ने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दिया वहां पे पोर्ट पे। 2 महीने का इनका संघर्ष चला, ठीक है। 2 महीने का संघर्ष चला, क्या होता है 2 महीने में? जहाज लगभग 2 महीने तक वैंकूवर जो बंदरगाह पर खड़ा रहा। इन लोग मतलब क्या है, होप था इनके अंदर कि नहीं सरकार कुछ करेगा, सरकार मानेगा हमारी बात। लेकिन ये क्या है कि इनकी होप बेकार था, ठीक है। क्या हुआ कि 2 महीने तक इनको वैंकूवर बंदरगाह पर रोका रखा गया, ठीक है। यात्रियों को खाना पानी की कमी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि 2 महीना तक ये हो सकता है लेके ज़्यादा चले होंगे, तो 2 महीने तक इन लोग खाए वहाँ तक, खाना पानी हुआ। लेकिन बाद में इनको सामना करना पड़ा कमी का। भारतीय समुदाय और कुछ वकीलों ने उनके समर्थन में लड़ाई लड़ी। जो ये थे इनके समर्थन में कुछ समुदाय भी भारतीय और वकीलों ने समर्थन के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन अंत में कनाडा सरकार ने जहाज को वापस भेज दिया, यानी भारत वापस भेज दिया। देखिए, सिंपल सा रूल था कि कनाडा जो कंटिन्यूअस रेगुलेशन जो था आपका एक्ट था 1909, रेगुलेशन नियम था 1908 का। ये सीधे बोलता था कि कनाडा से भारत और किसी भी देश से आप चलते हैं तो सीधे कनाडा के बंदरगाह पे रुकना चाहिए। अगर आप भारत से बंदरगाह से चले हैं, मुंबई बंदरगाह से, तो ठीक है, वहाँ से सीधे आप कहाँ आइएगा, कनाडा के बंदरगाह पे आइएगा, तभी आपको उतरने दिया जाएगा। लेकिन इसमें उतरने आया भी, ठीक है, लेकिन ये वैंकूवर में के बंदरगाह पर, लेकिन इनको खड़ा कर दिया गया। 2 महीने तक इन्होंने संघर्ष किया, भारतीय कुछ समुदाय और वकीलों के समर्थन में लड़ाई लड़े। लेकिन अंततः का क्या किया कि इनको कनाडा सरकार ने जहाज को वापस भारत भेज दिया, ठीक है। अब देखिए भारत लौटने पर इनकी कहानी क्या होती है। एक तो ये कनाडा गए, कनाडा से फिर कहाँ है, वापस भारत। ये उतरे नहीं कनाडा के जमीन पे, ये भी याद रखिएगा, इनको जहाज पे ही रखा गया। फिर ये कहाँ आ गया, भारत आ गया। देखिए क्या होता है, सितंबर 1914 में, ठीक है, मई 1914 में आपका कहाँ चला था, आपका भारत से चला था, वैंकूवर पहुंचा। फिर उसके बाद 2 महीना वहाँ, जून जुलाई, ठीक है, अगस्त सितंबर यहाँ आ गए। तो सितंबर 1914 में वज, ठीक है, वज यानी कोलकाता के पास ये कामागाटा मारू जो जापानी स्टीमर जहाज था वो पहुंचता है, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ ब्रिटिश सरकार को शक था, ठीक है, ये शक था कि यात्री क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। जो यात्री यहाँ आए हैं वो हो सकता है कि क्रांतिकारी होंगे, क्योंकि उस समय गदर पार्टी सक्रिय थे। गदर आंदोलन जो था आपका सैन फ्रांसिस्को में, वो कहीं ना कहीं आपका सक्रिय थे। तो उनको लगा ना कि जो कनाडा से आ रहा है ये इसमें क्रांतिकारी ही है, ठीक है। ये ऐसा शक हुआ ब्रिटिश का। पुलिस ने यात्रियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। सोचिए, यहीं के थे, भारतीय ही थे, और काम काम करने के लिए गए थे वहाँ पे, काम नहीं मिला, उनको जाने ही नहीं दिया गया और वापस भेज दिया। लेकिन यहाँ के लोग शक किए ब्रिटिश सरकार, और शक किया ये, तो फिर ये पुलिसों के द्वारा इनको गिरफ्तारी करने का भी कोशिश की। लेकिन संघर्ष हुआ और गोलियां भी चली, इधर से भी संघर्ष, दोनों तरफ से संघर्ष हुआ और फिर गोलियां चली। लगभग 19 भारतीय जो थे इनमें मारे गए और कई गिरफ्तार हुए, ठीक है। ये जो घटना हुआ, सोचिए कितना निंदनीय घटना है कि अपने ही देश में लौटने पर मारा गया है, ठीक है। क्या है इस घटना का महत्व, देखिए कामागाटा मारू घटना के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। जैसे देखिए, ब्रिटिश और कनाडाई नस्लीय नीतियों का खुलासा हुआ इससे, कि क्या ब्रिटिश का नीति है और क्या कनाडा का जो नस्लीय नीति है आपका, जो 1908 वाला, वो कहीं ना कहीं इनका खुलासा हुआ। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगी और आक्रोश बढ़ा, गदर आंदोलन को बढ़ावा मिला। यह घटना प्रवासी भारतीयों के संघर्ष का प्रतीक बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा इसका लास्ट का, कि देखिए क्या है, 1914 में, वर्ष 1914 में कामागाटा मारू ये घटना होती है, जहाज कामागाटा मारू, ठीक है, जापानी जहाज था स्टीमर वाला, ठीक है। नेता कौन थे, आपका नेतृत्व गुरदीप सिंह कर रहे थे। यात्री 376 भारतीय थे, तो ये भी याद रखिए। और कनाडा का कहाँ, कौन सा बंदरगाह पे हुए थे, तो वैंकूवर बंदरगाह पे ये गए। भारत में घटना बज जो कोलकाता के पास है वहाँ हुआ। जुड़ा आंदोलन इससे कौन सा है, गदर पार्टी है, ठीक है। तो ये
मतलब शॉर्ट टर्म में ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारे लिए क्या है, यहाँ से आपके लिए एमसीक्यू है, लेकिन उससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना है। क्या इंफॉर्मेशन देना है, जरा ये देख लेते हैं। देखिए, आप के लिए हमारा जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटेजी चैनल है, वेब्स एकेडमी जो है, वेब्स एकेडमी जो है वो क्या ला रहा है, एक ऐप ला रहा है, ठीक है। ये लर्निंग ऐप ला रहा है, ठीक है। ये ऐप पे क्या होगा कि आपको 4 फाउंडेशन कोर्स, जैसे ही ऐप लॉन्च होगा वैसे ही 4 फाउंडेशन कोर्स भी हमारा लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो ये कौन सा 4 फाउंडेशन कोर्स है, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में जानकारी। तो देखिए क्या है, आपका पहला जो कोर्स होगा ये आपका यूपीएससी सीएसई 2027 और 28 वालों के लिए होगा, ठीक है। जो भी 2027 और 28 वाले तैयारी करना चाहते हैं, वो आपके लिए सुनहरा मौका आ रहा है। हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी चैनल ला रहा है आपके लिए। और दूसरा क्या होगा, आपका जो 14वीं जेपीएससी है अभी होने वाला है, जिसका पेपर डेट तो दे रखा है प्री का, कब होगा ये आपका 12 अप्रैल को होगा। इसका मेंस का कोर्स आएगा, ठीक है। इसका मेंस कोर्स आएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा प्री का, अगर टाइम बचा तो, ठीक है। जैसे ही मतलब अभी थोड़ा सा तैयारी हो रहा है आपको ये क्लास ये करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो अभी वो बन रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो आपको प्री का टेस्ट भी ऑफलाइन ये आपको दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन चाहिएगा तो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, और पीडीएफ में आप सही से लगाकर आप अपना आंसर भेज सकते हैं, मैं आपको चेक कर सकता हूँ और आपको फीडबैक दे सकता हूँ, ठीक है। थर्ड कौन सा होगा कोर्स, जो 72वीं बीपीएससी है, ठीक है। 72वीं बीपीएससी आने वाला है, उसका प्री प्लस मेंस, ठीक है। प्री प्लस मेंस ये फाउंडेशन कोर्स होगा, ठीक है। प्री प्लस मेंस आपका होगा। और फोर्थ जो कोर्स होगा, ये जो चौथा कोर्स होगा, ये आपकी मांग रहेगा। कौन सा कोर्स का आप मांग करते हैं, कौन सा डिमांड करते हैं, वो आप पे निर्भर करेगा। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा उसी को हम लोग लाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल में अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो यूजीसी नेट का है, ठीक है। जेट का पेपर है, ठीक है, जेट का पेपर है, ठीक है। या आपका अभी ये प्रोफेसर बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और उसके बाद आपका ए आर ओ, ठीक है, ए आर ओ के लिए जो यूपीपीसी का है, प्लस में आपका क्या है, आपका बीपीएससी टीचर के लिए भी आप लोग मांग सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल में मैं बताया, बाकी आपको जो भी एग्जाम का तैयारी करना है, प्लीज़ आप लोग वो अपनी मांग रख सकते हैं। चलिए, ये तो कोर्स के बारे में हो गया। तो ये कोर्स जो 4 कोर्स है, इनमें आप फ़ायदा कैसे उठाएँ, ठीक है? आपको इन कोर्सों में लेना है और आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस कोर्स को, तो देखिए कुछ नहीं करना है। आपको वेब्स अकेडमी गिफ्ट के रूप में ये 4 कोर्स आपको देगी। कैसे देगी लेकिन वेब्स अकेडमी? कुछ तो करना पड़ेगा। गिफ्ट करने के लिए आपको ऐसे थोड़ी है कि जान रहा है। तो इसके लिए ये वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल है। वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जो एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल आप जो देख रहे हैं वीडियो, उसको क्या करना है कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा। किस चीज़ का, तो ये आपका टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे आप क्लिक कर लीजिएगा और आप इस लिंक से जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, लेकिन आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको ये जब व्यवसाय अकादमी आपको गिफ्ट देगा ना, तो आपके जानकारी रहेगी तभी तो गिफ्ट दे पाएगा, ऐसे किसको दे दिएगा। तो इसमें भी एक चीज़ और है कि जो 1000 हमारे जो पहले सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए उनके लिए ही ये गिफ्ट रहेगा व्यवसाय अकादमी की तरफ से। तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, कहीं आप इस फ़ायदा को, आप मौका को चूक ना जाएँ, ठीक है। तो आप फ़ायदा उठाइए, आप अपने भाई-बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी इस चीज़ का तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, उनको बोलिए कि एक अच्छा ऑफ़र आया है आपके लिए, आप
फ़ायदा उठाइए, ठीक है। फैमिली में कोई भी मेंबर हो, ठीक है, या जान पहचान के कोई भी मेंबर हो जो तैयारी करना चाहते हैं, जो अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर आपको इस वीडियो आप तक ये वीडियो पहुंचा है, तो प्लीज़ उन लोगों को बोलिए कि यहाँ पे ये आपको वेब्स एकेडमी आपको तैयारी करने के लिए जो 4 कोर्स है वो आपको देगा, ठीक है। वेब्स एकेडमी गिफ्ट के रूप में देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा-सा और कर दीजिएगा, आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कामागाटा मारू घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि यह घटना कनाडा की नस्लीय आवर्जन नीति से संबंधित था। क्या ये नस्लीय आवर्जन से नीति से संबंधित था? बिल्कुल सही बात है। इस जहाज के सभी यात्री सिख थे, ऐसा नहीं थे। हिंदू मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो दूसरा हमारा गलत होता। थर्ड क्या बोल रहा है हमारा, क्या है देखिए। इस जहाज को किराए पर लेकर यात्रा का आयोजन कौन, गुरतीत सिंह ने किया था। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। और इस जहाज में लगभग आपका 300 कितना 376 यात्री थे, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और इसको जो रोका गया आपका वैंकूवर बंदरगाह पे कनाडा के, वो कौन सा एक एक्ट था, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जर्नी रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट। इसमें कहा जाता है, आपका रेगुलेशन था 1908 का, कि आप जहाँ से अगर स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए कोई भी देश से आ रहे हैं, तो डायरेक्ट आप कनाडा आप उतरिए, तभी आपको एंट्री दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। केवल एक और तीन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, कि कामागाटा मारू जहाज किस बंदरगाह पर रोका गया था और जहां यात्री को उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये वैंकूवर में रोका गया था, ये कनाडा का ही था, वैंकूवर में ही, जो आपका 14 आपका मई, ठीक है, मई 1914 में वैंकूवर ये पहुंच गया था। इनको वहीं रोक दिया गया था। कनाडा ने नस्लीय जो कानून था उसके कारण ये कोई भी यात्री को रोकने नहीं दिया था, और 2 महीना तक यहाँ ये रुके थे। फिर वापस आपका बज जो है आपका कोलकाता के पास, यानी भारत, फिर वापस लौट गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए, कि कामागाटा मारू घटना का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से भी जोड़ा जाता है। तो किस क्रांतिकारी संगठन से जोड़ा जाता है, तो ये कोई और नहीं, गदर पार्टी, ठीक है। गदर पार्टी अमेरिका में सक्रिय था उस समय, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में सक्रिय था। और ये कब हुआ था, गदर आंदोलन इन्होंने चलाया था आपका 1913 में ही, ठीक है। और लाला हरदयाल आपका सोहन सिंह भकना थे, ठीक है। तो ये अब याद रखिएगा, क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, थोड़ा इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन तब भी इस क्वेश्चंस को आप कीजिए और याद रखिएगा। कामागाटा मारू जहाज के भारत लौटने पर निम्न में से कहाँ पर संघर्ष हुआ था। तो कहाँ संघर्ष हुआ था, अभी मैं बताया था, बजबज, ठीक है। ये बजबज में जब सितंबर आपका 1914 में, जब जहाज जो कौन सा कामागाटा मारू जो जहाज था वो वापस आपका आया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि आपका क्या है, बजबज यानी कोलकाता के पास ये पहुंचा। तो ब्रिटिश पुलिस ने उन पर हमला कर दिया, गिरफ्तार करने लगा। तो इसी संघर्ष में कम से कम 19 भारतीय जो थे वो मारे गए थे, ठीक है। 19 भारतीय लोग मारे गए थे। यही घटना आपका कामागाटा मारू जो है घटना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका कि कामागाटा मारू जहाज एक जापानी जहाज था। बिल्कुल सही बात है। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध से पहले हुई थी। बिल्कुल ये जो है ना घटना आपका जो विश्व युद्ध था उससे पहला हुआ था, ठीक है। उसी वर्ष तो स्टार्ट हुआ था 1914, लेकिन में ही आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, लेकिन आपका इस मई में ना होकर वो बाद में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये आपका सॉरी, ये सही हो जाता है, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, कि इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद और गदर आंदोलन को बढ़ावा दिया। बिल्कुल ये बढ़ावा दिया, ठीक है। तो क्या है, 1 2 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि कामागाटा मारू प्रकरण के संदर्भ में कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन 1908 वाला किस देश की नीति थी। तो 1908 में ये बनाया गया था। ये कौन था? कनाडा देश का। ठीक है, कनाडा में इसके इसके तहत क्या किया जाता था? इसके तहत आपका जो भी प्रवासी थे उनको अपने देश में क्या करना था? अपने देश से बिना रुके, ठीक है, अगर देश से चढ़े हैं तो बिना रुके आपको क्या करना है? सीधे कनाडा आना है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए तो आप सीधे यहाँ आइए, बीच में कहीं मत रुकिए। ठीक है, बीच में इधर उधर मत जाइए, एकदम सीधा मतलब यहाँ आइए। ठीक है, तो इसी नीति को मतलब क्या है, कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन 1908 कहा जाता है। और भारत से कनाडा के लिए सीधी जहाज सेवा नहीं थी, इसलिए यह कानून भारतीयों को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए एक मिनट आपका अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक मिनट, हाँ, वेट वेट, ओके। कामागाटा मारू प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आपका जहाज में लगभग आपका क्या था? 376 यात्री थे, बिल्कुल सही था। यात्रियों को कनाडा में उतरने से रोकने का मुख्य कारण नस्लीय अव्रजन नीति था, बिल्कुल सही है। जहाज को अंततः कनाडा सरकार ने जब्त कर लिया था, जब्त नहीं किया था, आपको ये भेज दिया था। ठीक है, वापस भेज दिया था, भारत इसको वापस भेज दिया था, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कामागाटा मारू घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था उस समय? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, जो कामागाटू जो हुआ था, ये लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल है ना, ये आप याद रखें, 1910 से 1916। और आपका उससे पहले जो था आपका लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, 1910 से पहले आपका लॉर्ड कर्जन था, 1910 तक आपका रहा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ये आप याद है। लॉर्ड इरविन तो 1931 के आसपास था। लॉर्ड चर्मस्फोर्ड कब था, ये आप बताइएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, दिल्ली दरबार इसी के टाइम में लगा था, 1911 में। अगले प्रश्न में चलते हैं, थर्ड दिल्ली दरबार, पहला तो 1877, फिर उसके बाद दूसरा 1903, और आपका थर्ड कितना हुआ? 1911। देखिए अगले प्रश्न है, कामागाटा मारू घटना के यात्रियों में अधिकांश लोग भारत के किस क्षेत्र से आए थे? तो ये पंजाब के क्षेत्र से आए थे। ठीक है, जहाज में जो अधिकांश जो यात्री था ना, ये कहाँ का था? पंजाब का है। सिख, किसान और मजदूर थे। आज भी कनाडा में बहुत ज़्यादा सिख लोग रहते हैं, पंजाबी लोग रहते हैं, ये भी बात आप जान लीजिए। ठीक है, और वो कनाडा से क्या किए थे? काम और बेहतर जीवन के तलाश में जा रहे थे कनाडा, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक कामागाटा मारू घटना के कारण बनते? तो कौन सा कारक बनते हैं कामागाटा मारू घटना के कारण? तो पहला देखिए, कनाडा की नस्लीय आवर्जन नीति। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये जो 1908 का नीति है। ठीक है, दूसरा है आपका क्या, कि ब्रिटिश सरकार का भारतीय क्रांतिकारियों से डर। तो ब्रिटिश को भारतीय क्रांतिकारियों से डर था। ठीक है, इसलिए क्या किया था, जब ये भारत से लौटा था ना, तो इनको लगा था, शक था कि ये गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया जा रहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर दो भी सही है। थर्ड क्या है, एशियाई लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानून था। ठीक है, तो ये एशियाई लोगों के खिलाफ भेदभाव पूर्ण कानून, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एक, दो और तीन। अब हमारा यहाँ से क्या है, आपका दूसरा जो है टॉपिक स्टार्ट होगा। तो दूसरा टॉपिक कौन सा है? सेकंड टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन 1916, जो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है,
होम रूल लीग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। ठीक है, क्या ये महत्वपूर्ण चरण था? बिल्कुल सही बात है। और जिसका उद्देश्य क्या था? इसका होम रूल का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, होम रूल दिलाना। भारत को ब्रिटिश शासन में ही, साम्राज्य में ही अपना होम शासन यानी भारतीय शासन दिलाना। इस आंदोलन की शुरुआत 1916 में दो प्रमुख नेताओं की नीति से हुआ था। कौन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इन दोनों का नाम होम रूल लीग आंदोलन में होता है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, क्या हुआ और आगे देखिए। पहले तो ये जानते हैं कि होम रूल का अर्थ क्या होता है। तो होम रूल का अर्थ देखते हैं। होम रूल का जो अर्थ होता है, आप देखिए, होम रूल का मतलब होता है कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट देना था। ठीक है, यह विचार क्या था कि आयरलैंड के आंदोलन से प्रेरित था। यह विचार अब था ना कि अगर भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए स्वशासन देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ये ब्रिटिशों के लिए हक में नहीं था। ठीक है, यह विचार आयरलैंड से आंदोलन से प्रेरित था। आयरलैंड के आंदोलन जो हुआ था ना, उससे प्रेरित था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि तो देखिए क्या है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, गरम और नरम दल बना। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है, बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसमें असंतोष हो गया था। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान क्या हुआ कि भारत से भारी संसाधन और सैनिक लिए गए। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान क्या हुआ कि के दौरान भारत से भारी संसाधन, ठीक है, और आपका सैनिक भी लिए गए। भारतीयों को उम्मीद थी कि उन्हें कि युद्ध के बाद स्वशासन स्वशासन दिया जाएगा। ये इनका क्या था, आपका ऐसा मानना था। ठीक है, तो ये इन्हीं कारणों से क्या हुआ ना कि होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ। तो अब कारण थोड़ा सा जान लीजिएगा कि आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, वर्ल्ड वार का फर्स्ट हुआ 1913 पर, ये 1905 में ये विभाजन हुआ। वर्ल्ड वार फर्स्ट आपका 1914 में हुआ। ठीक है, उसी समय ये उसके बाद मतलब जो होम रूल के बाद ही मतलब ये क्या स्टार्ट हुआ, सॉरी, ये कामागाटा मारूरा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं होम रूल के स्थापना। तो देखिए, पहला जो था आपका तिलक की होम रूल स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है, स्थापना 1916 में। इसका स्थान पूना में था। कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका मध्य प्रांत और बरार था। ठीक है, कौन कौन था आपका? कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। ये सब क्या है आपका, इनका क्षेत्र था। किनका? बाल गंगाधर तिलक जो यहाँ पुनः में स्थापना किए थे होम रूल लीग को। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान दीजिएगा। अगला है एनी बेसेंट के होम रूल लीग। तो एनी बेसेंट ने कहाँ कहाँ किया था? तो स्थापना 1916 में। मुख्यालय इनका मद्रास था। ठीक है, कार्य क्षेत्र आपका बाहर, भारत के बाकी हिस्से। और नेता आपका एनी बेसेंट। ठीक है, ये आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंदोलन की तरीके। आंदोलन की जो तरीका है, होम होम रूल लीग ने आंदोलन में राजनीतिक, ठीक है, जागरूक फैलाने के लिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, होम रूल लीग ने लोगों में राजनीतिक जागरूक फैलाने के लिए आपका सार्वजनिक सभाएं कर रहा था, भाषण आपका, और क्या, प्रचार अभियान, खबरों का उपयोग। एनी बेसेंट ने दो समाचार पत्र भी चलाए थे। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र, एक तो थे न्यू इंडिया, कंफ्यूजन हो जाता है, यंग इंडिया आपका कौन चलवाए थे? गांधी जी। लेकिन न्यू इंडिया ये है आपका कॉमन बिल। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमन बिल किनका है? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा है। तो ये आप याद रखिएगा। आंदोलन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन है? तो देखिए, 1916
आंदोलन की शुरुआत हुई 1916 में। 1916 लखनऊ पैक्ट हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद 1917 ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आपका आंदोलन का तेज हो गया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ आपका? परिणाम हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, परिणाम में जो है थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि एडविन जो मॉन्टेग्यू है, एडविन मॉन्टेग्यू ने भारत में उत्तरदायी सरकार की दिशा में प्रगति की घोषणा की है। आपका यहाँ पे एडविन मॉन्टेग्यू था, उस समय भारत में उत्तरदायी सरकार की दिशा में प्रगति करने की घोषणा की थी, और इसे ही मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। 1917 का जो डिक्लेरेशन है कि उत्तरदायी सरकार की दिशा में प्रगति की घोषणा जो किया, तो इसी को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917। ठीक है, इसके बाद आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो गया था। कौन सा आंदोलन? होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंदोलन का महत्व देख लेते हैं। तो महत्व ये था आपका ना, देखिए, कि राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से सक्रिय किया जाए। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट ने जनता को राजनीतिक से जोड़ा था, राजनीति से। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल को फिर से एकजुट किया जाए। आगे का आंदोलन जैसे आपका कौन सा था? आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए जमीन तैयार करना, यानी असहयोग आंदोलन के लिए जमीन तैयार करना, इसका आंदोलन का उद्देश्य था, परिणाम महत्व था। अब हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। एमसीक्यू क्या बोल रहा है, देखिए क्या रहा है आपका। तो पहला हमारा है एमसीक्यू, देखिए पहला है क्या बोल रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में, होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका, इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन दिलाना था। बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन दिलाने का काम था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कथन बोल रहा है क्या, कि इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही, और एनी बेसेंट ने किया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि यह आंदोलन सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था। बिल्कुल नहीं, इसमें सशस्त्र क्रांति का कोई बात ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो ये आपका हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है, उसी वर्ष क्या था आपका, लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। ठीक है, और यह समय वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट आपका जारी था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा दोनों को, और ये डेट आप याद रखिएगा। देखिए आपको डेट जो आया है ना, ये डेट बहुत ही आपके लिए स्पेशल है। 1905 बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन यानी बंगाल का भी विभाजन हुआ। 1911 आपका दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार हो गया। 1916 होम रूल, होम रूल हो गया, और आपका लखनऊ पैक्ट भी हो गया। ठीक है, लखनऊ पैक्ट। 1919 क्या हुआ था आपका, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नहीं, इसमें सबसे अच्छा जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये भी आपका आएगा 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 1919। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी डेटा है ना, उसको आप कई एक तरीके से आप तोड़ सकते हैं। कई तरीके हैं तोड़ने का, उसे तोड़ तोड़ के याद रख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की कार्य क्षेत्र में शामिल था? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं से आपको याद आएगा और यहीं से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपका देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश, और आपका बरार था। ठीक है, और बंगाल जो था ना, बंगाल आपका एनी बेसेंट का था, इसलिए गलत हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3, ठीक है, 4 आपका सही नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये बरार जो था आपका एनी बेसेंट का था, तो ये आप याद रखिएगा, एनी बेसेंट। ठीक है,
ये इनका कार्यक्षेत्र था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है अगले प्रश्न कि आपका ये देखिए, होम रूल आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट से संबंधित है? तो न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, केसरी नहीं, केसरी ये तिलक जी का था, ठीक है, तिलक जी का था, ठीक है, तिलक बाल गंगाधर तिलक जी का था। ये दोनों था, एक दो, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, एक और दो, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, कह रहा है कि होम रूल आंदोलन के प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन से शामिल थे? पहला देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा मिली, बिल्कुल सही बात है, आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से सक्रिय किया था। दूसरा क्या था कि कांग्रेस के नरम और गरम दिल के बीच समझौता हुआ, बिल्कुल 1916 में आपका क्या हुआ था, आपका लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। थर्ड क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार क्या है, ने भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति की घोषणा की थी। बिल्कुल आपका 1917 का जो एडविन मॉन्टेग्यू था, ने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन की घोषणा की थी, और इसी के तर्ज पे आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक दो और तीन तीनों सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, होम रूल मूवमेंट आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। क्या होम रूल मूवमेंट आयरलैंड के होम रूल से आंदोलन से प्रेरित था? यह आपको बिल्कुल सही बात है। यह दूसरा जो था आपका, यह आंदोलन भारत को तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए शुरू किया गया था। यह आंदोलन जो था ना, भारत को तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि स्वशासन, ठीक है, ब्रिटिश के शासन में, साम्राज्य में ही रह के शासन चलाना था, ठीक है। तो दूसरा गलत है। थर्ड बोल रहा है कि इस आंदोलन के दौरान जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। ये आपका बिल्कुल सही बात है कि जागरूकता बढ़ी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक और तीन दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी। बिल्कुल ये पूना में किया था 1916 में। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की मुख्यालय मद्रास में था। ये भी बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों होम रूल लीग की कार्यक्षेत्र पूरी तरह एक दूसरे से अलग था। देखिए कार्य क्षेत्र तो मुख्यतः अलग अलग ही था, लेकिन आप पूरी तरह से अगर बोलते हैं कठोर विभाजन नहीं था, कहीं ना कहीं मैच करता था। तो इसलिए ये गलत हुआ, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं लगा सकता बिना कुछ पढ़े, इसलिए आप याद रखिएगा। अलग 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 पूरी तरह से बोल दे, पूरी तरह अलग अलग कार्य क्षेत्र अगर बोले सिर्फ, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है पूरी तरह, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये आपको एक्सट्रीम वर्ड इसको बोला जाता है, केवल हो गया, ठीक है, सभी हो गया, तो ये सब पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, ठीक है। पूरी तरह हो गया, तो ये सब वर्ड ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको बनते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्था कीजिए। पहला आपका मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917, ओके, लखनऊ पैक्ट आपका 1916, ठीक है। दूसरा होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ ना, पहले आपका तीसरा होगा, क्योंकि पहले होम रूल लीग आंदोलन चला, फिर उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, फिर उसके बाद आपका 1917 में है। तो तीन दो एक किस में है, आपका ऑप्शन नंबर एक ए में है, यानी तीन दो एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है हमारा कि होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है हमारा, तो ये आपका, इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये सब गलत क्यों हुआ देख लेते हैं। यह आंदोलन केवल किसानों के अधिकारों के लिए था, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, बिल्कुल नहीं, स्वशासन करना था। यह आंदोलन केवल दक्षिणी भारत तक सीमित था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ, सही होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है आपका कि होम रूल आंदोलन के दौरान में किसे ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था?
तो ये किया था आपका आपका एनी बेसेंट को किया था। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इससे क्या हुआ था ना, इससे आपका पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ था। भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ था। जनता के दबाव के कारण ये क्या किया था, बाद में उन्हें रिहा करना पड़ा और फिर से ये होम रूल चलाए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब टॉपिक हमारा एक और है आपका, देखिए क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा भूल ही गया कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक होम रूल आंदोलन के उदय के कारण बने। तो देखिए पहला है आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट का आपका क्या है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान भारत का भारी आर्थिक और सैनिक योगदान था। भारतीयों में स्वशासन की बढ़ती मांग, ये भी सही बात है। और कांग्रेस और गरम नरम दल के बीच समझौता, तो ये तीनों सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, होम रूल आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पुनर्जीवित किया, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यह इस आंदोलन ने जनसाधारण में राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक चेतना इससे होम रूल से बढ़ी थी। लेकिन थर्ड जो बोल रहा है कि इस आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह से समाप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंग्लो बर्मा युद्ध। ठीक है, एंग्लो बर्मा वार्स देख लेते हैं, एंग्लो बर्मा युद्ध क्या है। तो देखिए थोड़ा जूम करते हैं इसको, ताकि आपको भी सही से समझ में आए, हमें भी सही से दिखाई दे। ठीक है, ओके। देखिए क्या बोल रहा है, एंग्लो बर्मा युद्ध, एंग्लो बर्मा जो युद्ध है आपका, ये क्या है देख लीजिए, थोड़ा सा प्लेन का प्रॉब्लम। देखिए क्या बोल रहा है, एंग्लो बर्मा युद्ध जो है आपका युद्ध ब्रिटिश भारत और बर्मा, ठीक है, ब्रिटिश भारत जो था पहले और बर्मा, वर्तमान में इसको म्यांमार बोला जाता है, जो म्यांमार देश था। पहले भारत जो था ना जुड़ा हुआ था म्यांमार बहुत दूर तक था, ठीक है, के बीच हुए 3 युद्ध की श्रृंखला थी। क्या था, इन युद्धों के परिणाम स्वरूप बर्मा धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया था, यानी ब्रिटिश इसको भी अपना बना लिया था म्यांमार। सोच लीजिए म्यांमार कहाँ तक है, ठीक है, फैला हुआ। ये सब बांग्लादेश तो हमारा था ही, बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह हम लोग तो सब एक ही थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रथम इसका एंग्लो बर्मा युद्ध पढ़ते हैं। देखिए इसके पीछे पढ़ाने के पीछे ये था ना कि ये जो आपका टॉपिक था ना पीछे छूट गया था, मैं ये टॉपिक छूट गया था, पता नहीं कैसे। बाद में मैं इसको पहले इरेलीवेंट मैं समझ रहा था, मतलब इतना रेलिवेंस इसको मैं नहीं दे रहा था। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देखा, जब मैं करवा रहा था तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देखे आपके प्रीव्यू PYQ, मैं उसमें देखा कि 1 2 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपको पूरे तरीके से छोड़ दिया था, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं ये भी रेलिवेंट ही है तो करवा दिया। ठीक है, देखिए प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध आपका 1824 से 26 के बीच चला। ठीक है, यह युद्ध जो था ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच पहला बड़ा संघर्ष माना जाता है। कब, 1824 से 1826 के बीच पहला बर्मा युद्ध। कारण क्या था, तो बर्मा का विस्तारवादी नीति अपनाना। ठीक है, सीमा विवाद, असम, मणिपुर, अरकाना क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र के सीमा विवाद था। बर्मा का पूर्वोत्तर भारत में हस्तक्षेप किया गया था। परिणाम क्या हुआ, देखिए परिणामता क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ यांगबो हुआ। ठीक है, यांगबो, यांगबो, ठीक है, ट्रीटी ऑफ यांगबो जो हुआ आपका, यांदाबो, ये हुआ। बर्मा ने ब्रिटिश को निम्न क्षेत्र सौंप दिए, जैसे असम आपका, अरकान आपका, तेनासेरिम, तो ये सब क्षेत्र कौन सौंपा, बर्मा सौंपा। ठीक है, भारत। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, सोचिए 1826 के बाद फिर 26 साल के बाद आपका बर्मा युद्ध दोबारा हुआ। क्या हुआ इसमें कारण, ब्रिटिश व्यापारियों के साथ बर्मा के अधिकारियों का विवाद हो गया। ठीक है, ब्रिटिश व्यापारी जो थे उनका विवाद कहाँ हो गया, आपका बर्मा के अधिकारियों से हो गया। ब्रिटिश का व्यवहारिक हितों की ब्रिटिशों का व्यापारिक हितों का रक्षा करना इनका कारण बना। परिणामतः क्या हुआ कि ब्रिटिश ने लोअर बर्मा पर कब्जा कर लिया। प्रमुख बंदरगाह जो पेगू है वो ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया।
तो ये पेगु बंदरगाह आप याद रखिएगा, पेगु बंदरगाह कहाँ, बर्मा का था और ब्रिटिश के नियंत्रण में उस समय आ गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885, सोचिए 52 से फिर से 85 में आपका लगभग आपका 32 साल बाद फिर ये युद्ध हुआ। ठीक है, 33 साल बाद। ठीक है, 33 नहीं 29 साल बाद। ठीक है, 29 साल। क्या है कारण, ब्रिटिशों और बर्मा के राजा के बीच व्यापारिक तनाव हो गया। ब्रिटिश और बर्मा के जो राजा थे उनके बीच व्यापार को लेकर तनाव हुआ। ब्रिटिशों को डर था कि बर्मा फ्रांस से गठबंधन न कर ले। उस समय फ्रांस का चल रहा था, ज़्यादा प्रभुत्व हो रहा था उधर पे, तो इसलिए उनको लगा था डर। ठीक है, परिणाम था क्या हुआ कि बर्मा पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया, मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया ब्रिटिशर द्वारा। बर्मा के राजा किंग थिबा, ठीक है, थिबो को पदच्युत कर दिया गया, यानी उनको पद से हटा दिया गया और ब्रिटिश के अधीन ये बर्मा हो गया। परिणाम और महत्व क्या रहता है, तो देख लीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य का दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार हुआ। बर्मा को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया। 1937 तक रहा था, सोच लीजिए, जो म्यांमार है 1937 तक भारत का ही क्षेत्र रहा था। ब्रिटिशों को व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण मिला वहाँ से भी ये लोगों ने लूटा। ठीक है, लूटने का काम ही था। ओके, आज भी देखिए लूट ही रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई तो लूट ही रहा है ना, समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, चलते हैं, हमारा इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच संबंध में जो बीच चला था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन, बोल रहा है कि यह ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच पहला बड़ा युद्ध था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या था कि यह युद्ध का अंत ट्रीटी ऑफ यांदबू हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 1826 में ये ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ यांदबू। ओके, तो ये आप याद रखें। इस संधि के बाद बर्मा ने असम और अरकान ब्रिटिश को सौंप दिया था। बिल्कुल, और साथ में एक तेरासी रिंग, ठीक है, ये भी क्षेत्र आपको सौंपा था। यानी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। अगले क्वेश्चन से देखते हैं क्या बोल रहा है। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 का मुख्य कारण क्या था। तो इनका मुख्य कारण था ना, ब्रिटिश व्यापारी और बर्मा अधिकारियों के बीच विवाद हुआ। परिणाम था क्या हुआ कि जो लोअर बर्मा पर ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी यहाँ के लड़े और यही यही बहाना बनाकर क्या किए, बर्मा के खिलाफ युद्ध कर दिया ब्रिटिश। वो तो बहाना ढूंढते थे ना किसी तरह। थर्ड क्या हुआ, थर्ड जो प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न जो है कि तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885 के बाद निम्नलिखित में कौन सा परिणाम हुआ। तो कौन सा परिणाम हुआ, बर्मा पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या हो कि बर्मा का अंतिम राजा थिबाओ थिबाओ को पदच्युत किया गया। बिल्कुल सही बात है। बर्मा को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये सही है। ठीक है, और ये क्या है, 1937 तक आपका ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न हमारा, क्या है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद ब्रिटिश को प्राप्त हुए। तो असम, अरकान और तेनासीराम। पेगू बाद में हुआ था, पेगू नहीं हुआ था, पेगू आपका बाद में हुआ था। ठीक है, ये तो आपका पेगू जो हुआ था ना आपका, ये द्वितीय हुआ था। ठीक है, द्वितीय जो आंग्ल हुआ था ना, आपका आंग्ल बर्मा युद्ध तब हुआ था। 1 2 3 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, फर्स्ट में ये मेरा था समाधान था। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एंग्लो बर्मा युद्ध के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल थे। पहला, बर्मा की विस्तारवादी नीति, बिल्कुल। दूसरा, ब्रिटिश के व्यापारिक हित, बिल्कुल सही। थर्ड है आपका कि दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय शक्ति का प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल, फ्रांस से इनको डर था ब्रिटिशों का। तो ये तीनों आपका आपका सही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए और क्या है, देखिए देखिए कह रहा है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्था में कीजिए। पहला,
द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852, तृतीय आपका 1885, ट्रीटी ऑफ एंडोव 1826। तो ये एक हो गया, मतलब ये तीन, तीसरा पहले आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर सॉरी पहला आएगा, 3 1 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये याद रखिए। अगले प्रश्न से प्रश्न से नहीं है ये आपका, फिर से एक छूट गया था आपका टॉपिक, तो ये भी टॉपिक मैं करवा देता हूँ। कौन सा टॉपिक है? ये एंग्लो अफगान युद्ध, यानी एंग्लो अफगान वॉर। क्या है बारे में देख लेते हैं इस युद्ध में। तो एंग्लो अफगान युद्ध जो है ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए 3 युद्धों की श्रृंखला थी। क्या थी? इन युद्धों का मुख्य कारण मध्य एशिया में जो मिडिल एशिया जो है उसमें ब्रिटेन और रूस के बीच प्रभाव की प्रतिस्पर्धा थी, जो जिसे क्या कहा जाता था? द ग्रेट गेम कहा जाता था। तो द ग्रेट गेम आप याद रखिएगा, मध्य एशिया को कहा जाता था, जो ब्रिटेन और रूस के बीच में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा हो रहा था। तो पहला देखते हैं हम लोग एंग्लो आपका प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 तक। कारण ब्रिटेन को डर था कि रसिया अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर प्रभाव बढ़ा सकता है। ठीक है, अफगान शासक जो थे आपका दोस्त मोहम्मद खान का रूस की ओर झुकाव ज़्यादा था। घटना का हुआ कि ब्रिटिश ने दुरानी को शाह शुजा दुरानी को अफगानिस्तान का शासक घोषित कर दिया, इनको हटाकर। बाद में अफगान विद्रोह हुआ और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान वहां सहना पड़ा। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिशों को अफगानिस्तान से क्या है पीछे हटना पड़ा, और यह ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य पराजय में से एक माना जाता है। पहला जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है, 1800 कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, द्वितीय आपका कब हुआ देख लेते हैं। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध आपका 1878 से 1880 में, लगभग आपका वही 40 साल के बाद हुआ था। ठीक है, 39 से 40 हुआ, 42 हुआ था, ये 78 से आपका 80 हुआ था। कारण रूस का अफगानिस्तान में दूध भेजना। रूस अब क्या कर दिया ना, दूसरे 1878 तक कि अपना एक दूध भेज दिया अफगानिस्तान में। ब्रिटेन चाहता था कि उसका भी दूध वहाँ रहे। परिणाम क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ गंदामक हुआ। ठीक है, गंडामक हुआ। इसमें क्या हुआ कि अफगानिस्तानी की विदेशी नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशों की तरफ झुकाव था द्वितीय में। और तृतीय जो आपका एंग्लो अफगान युद्ध हुआ 1919 में, देखिए क्या है। कारण बना कि अफगान शासक अमन उल्लाह खान ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर। ठीक है, जो वहाँ का शासक था उस समय अफगान का, अमन उल्लाह खान, वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। इसीलिए परिणाम ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुआ, जो अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, महत्व क्या रहा? महत्व ये रहा कि ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को भारत और रूस के बीच बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया, और यह युद्ध ग्रेट गेम की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा था। 1919 के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र देश बन गया था। कहीं ना कहीं ये म्यांमार से पहले अफगानिस्तान बना है। ठीक है, हमारे लिए क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपका। पहला जो क्वेश्चन है, एंग्लो अफगान युद्ध में के संदर्भ में ग्रेट गेम शब्द किस के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम और आपका रशिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ये अफगान युद्ध के बारे में बोल रहा है। प्रथम जो आपका एंग्लो अफगान युद्ध 1839-42 के दौरान ब्रिटिशों ने किसे अफगानिस्तान का शासक बनाया था? तो ये बनाया था आपका शाह शुजा दुरानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। ठीक है, अफगान ने इसका विरोध किया था और बाद में ये हटा दिया गया। ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध ब्रिटिशों के लिए बड़ी सैन्य विफलता साबित हुआ था। बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना को अफगानिस्तान से पीछे हटना पड़ा था। ये भी सही बात है। युद्ध के बाद अफगानिस्तान पर ब्रिटिशों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो ये गलत है, ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि द्वितीय जो अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 के बीच, उसके बाद कौन सी संधि हुआ था? ट्रीटी ऑफ यानदबू हुआ था। ठीक है, सॉरी ट्रीटी ऑफ यानदबू नहीं हुआ था, सॉरी ट्रीटी ऑफ गंदामक हुआ था।
यादवू तो आपका एंग्लो आपका बर्मा युद्ध में हुआ था, सॉरी। और लास्ट में ये ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुआ था, ठीक है, तृतीय में। ट्रीटी ऑफ आपका 1919 में, ओके, इसी के तहत स्वतंत्रता मिली। ट्रीटी ऑफ गंडामक हुआ था 1800 आपका कब हुआ था, 79 में। इसके अनुसार अफगानिस्तान की जो विदेश नीति था वो ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। आपका जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा क्या है, देखिए कि तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध 1919 के परिणाम से क्या हुआ, तो क्या अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता मिली? बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान की विदेश नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है। ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जाएगा। ये कब हुआ था आपका, 1919 में हुआ था, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आप देख लेते हैं, थोड़ा गले में खराश आ गई है। क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सॉरी। तो क्या है आपका, तृतीय आपका कब हुआ था, ये आपका 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। प्रथम आपका 1839 से आपका 42 तक चला था। द्वितीय आपका चला था 1878 से 80 के बीच में। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा, फिर आपका तीसरा, फिर एक, 2 3 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपका किसमें है, 2 3 1, ठीक है। 2 3 1 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, ओ सॉरी ए में है, 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप जो चार कोर्स जो हमारे फाउंडेशन कोर्स आने वाले में है, उसमें आपको वेब्स अकेडमी आपको गिफ्ट के रूप में वो 4 कोर्स देगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।